हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों बहुत मज़ेदार तरीके से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मगध के उत्थान के बारे में, मगध का उत्कर्ष। हमने हर्यक वंश को पढ़ा, हमने उसके बाद शिशुनाग वंश को पढ़ा और उसके बाद पढ़ा नंद वंश। दोस्तों 6वीं शताब्दी में कितनी सारी घटनाएं हुई। यहाँ हर्यक वंश का उदय, जो बिंबिसार था, हर्यक वंश का उदय हुआ उसके नेतृत्व में। बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। इधर चले तो उपनिषदों का जन्म हो रहा है। उसी के साथ साथ भारत में पहली बार विदेश आक्रमण भी हुआ। अब दोस्तों जो विदेश आक्रमण हुआ है वो बिंबिसार के समकालीन है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, इनके समकालीन भारत में पहली बार विदेश आक्रमण हुआ। दोस्तों कहानी सुनना है आपको, हर क्लास की तरह मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आप कहानी सुने और नोट्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो मैं आपको बोलता हूँ, जो मैं आपको या बोर्ड पर लिख कर बताता हूँ, वही आपके नोट्स हैं, वही मेरे भी नोट्स हैं। नोट्स कोई अलग नहीं है, सारी चीज़ें वही है। दोस्तों आज जो मैं आपको विदेश आक्रमण पढ़ाऊँगा, हम जो विदेश आक्रमण आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये आर एस शर्मा, लूसेंट प्लस एनसीईआरटी प्लस मेरे खुद के नोट्स, इन 4 चीज़ों से भारत में पहली बार विदेश आक्रमण, इसको हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा, बस आप कहानी सुने, इसकी गारंटी मेरी है कि आपको सारी चीज़ें याद होगी और मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। भारत में पहली बार विदेश आक्रमण। भारत में पहली बार विदेशियों का आक्रमण, विदेशियों की घुसपैठ। तो दोस्तों अब विदेश आक्रमण की बात करें तो पहली बार विदेश आक्रमण तो आर्यों के टाइम पर ही हो चुका है, क्योंकि आर्य अगर ईरानी हैं तो पहला विदेश आक्रमण हम आर्यों का मान सकते हैं। लेकिन आर्यों की पुष्टि इतिहासकार करते नहीं है विदेशी आक्रमण के तौर पर, तो हम भी इसे बोल नहीं सकते। लेकिन पढ़ने में समझ में यही आता है, जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण तो आर्यों का था, लेकिन आर्यों को ना मानकर पहली बार विदेशी आक्रमणकारी ईरानियों को माना जाता है, हकमानियों को माना जाता है। तो दोस्तों जिस समय भारत में यानी कि मगध में केंद्रीय सत्ता बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश के पास है और हर्यक वंश के राजकुमार जिस समय मगध का उत्थान कर रहे हैं, मगध में विस्तार कर रहे हैं, भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रहे हैं, ठीक उसी समय, करेक्ट उसी टाइम पर ये बात करें तो ये है दोस्तों हमारा पाकिस्तान, ये बात करें तो ये है हमारा अफगानिस्तान, और इससे थोड़ा सा और इधर चले तो यहाँ पर हमारा ईरान है। आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये हमारा अफगानिस्तान है, और ये है दोस्तों हमारा ईरान। जिस समय मगध में दोस्तों 544 से 5492 यहाँ पर कौन है, बिंबिसार। जिस समय मगध में बिंबिसार है उसी समय दोस्तों ईरान में भी एक हकमानी राजवंश का उदय हुआ, हकमानी या फारसिक राजवंश का उदय। और दोस्तों ये बहुत खतरनाक शासक हैं और इन्होंने ईरान में राजवंश को अपने जमाया है, और जहाँ से पैर जमाते हुए ये सीधा पूर्व की ओर निकले हैं। जिस समय भारत में मगध में बिंबिसार है, हर्यक राजवंश के राजकुमार मगध का उत्थान कर रहे हैं, मगध में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, उसी टाइम ठीक अपने ईरान वाले भाई लोग ये हकमानी राजवंश का उदय कर रहे हैं, हकमानी। और दोस्तों ये घटना है 558 से 529 के आसपास। डेट आप देखें, दोनों की डेट सेम मिलती हुई दिखाई देती है। ये भारत में अब पहली बार
विदेश आक्रमण करने के लिए निकले हैं। अब दोस्तों यहाँ से हुआ क्या है, ईरान की सुने पहले आप, कि हकमानियों के नेतृत्व में एक साम्राज्य का विस्तार ईरान में हुआ, जिसका पहला राजा साइरस या कुरूस, साइरस या कुरूस, इस व्यक्ति ने ईरान में हकमानी साम्राज्य का विस्तार किया। हकमानी साम्राज्य का उदय साइरस या क्रूस के नेतृत्व में हुआ। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि साइरस ने पूर्व में सैन्य बेड़ा चलाया है, सैन्य इसने आक्रमण किया है और ये यहाँ सिंधु नदी तक आकर आया है, आ पहुँचा है, सिंधु नदी तक आया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन साइरस या कुरूस इस व्यक्ति के कोई भी हमें साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत इस स्थान पर देखने को तो नहीं मिलते, इसीलिए इसका आक्रमण पहला विदेशी आक्रमण माना नहीं जाता। पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है डेरियस प्रथम का। लेकिन अगर हम डीपली पढ़ें तो हकमानी, आपने गाना सुना होगा कि अब ना वो हलाकू हैं और ना उसके हाथी हैं, जंग जूड़ पोरस है और ना उसके साथी है। दोस्तों ये जो गाना बना है चढ़ता सूरज धीरे धीरे, उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख है। ये वही हकमानी साम्राज्य है जिसने भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण किया। अब दोस्तों जब इसने विदेशी आक्रमण किया है, ये सिंधु नदी तक आया है, तो दोस्तों इसके कोई भी साक्ष्य मिलते नहीं हैं, इसलिए इसके जो आक्रमण की बात है उसको माना नहीं जाता। अब दोस्तों हुआ क्या है कि साइरस के दो लड़के, एक का नाम है कम्बुजी और एक का नाम है केमस जी। दोस्तों ये दोनों रहे हैं 529 से 522 तक और दोनों ही अयोग्य लड़के हैं। ये पत्नी के चक्कर में ये कह रहे हैं कि लड़ाई करने जाओ, तो इसकी पत्नी मना कर रही है कि तुम मत जाओ जी, और मत जाओ जी के चक्कर में नहीं गया जी। तो दोस्तों ये इन लोगों ने यहाँ पर पूर्व में विस्तार नहीं किया। दोनों ही अयोग्य शासक थे, दोनों ही साइरस के अयोग्य पुत्र थे। अब दोस्तों 522 के आसपास क्या हुआ है, अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी बदली है। पहली बार तो हकमानियों ने भारत में आक्रमण किया साइरस या क्रूस के नेतृत्व में, और बताया गया कि ये सिंधु नदी तक आ पहुँचा, लेकिन इसके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत मिलते नहीं हैं, इसलिए माना नहीं जाता। इसके दो लड़के कम्बुजी और केमस जी हुए, जिन्होंने 529 से 522 तक शासन संभाला, लेकिन दोनों अयोग्य थे, दोनों बीवी के चक्कर में लड़ पड़े। आज भी यही होता है, भाई भाई लड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कहानी थोड़ी सी बदली है। फाइव ट्वेंटी टू के पास दोस्तों, 522 के पास यानी 522 BC के पास डेरियस प्रथम नाम का खतरनाक शासक अब ईरान में अपना पैर जमाता है। ईरान में इसका नाम है डेरियस प्रथम। ये है खतरनाक शासक, और इसने राजा बनते से कसम खा ली कि मैं तो पूर्व को जीत कर रहूँगा, और ये जहाँ से सीधा पूर्व की ओर आया है। और दोस्तों पूर्व की ओर आकर इसने ये हमारे पंजाब वाले इलाके तक, यहाँ पर इसने अपना कब्जा करा। किसने? डेरियस प्रथम ने, जिसकी पुष्टि नक्शे रुस्तम, फारसे पोलिस और बेहिस्तुम इन 3 अभिलेखों से होती है। नक्शे रुस्तम, फारसे पोलिस और बेहिस्तुम। नक्शे रुस्तम, नक्श ए रुस्तम, पर्स ए पोलिस, बेहिस्तुम, ये 3 अभिलेख हैं
जो इसकी पुष्टि करते हैं। और दोस्तों हेरोडोटस, ये इतिहास के पिता, तो ये इतिहास के पिताजी इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि डेरियस प्रथम ने यहाँ पर अपना कब्जा किया था। पंजाब डेरियस प्रथम का 20वां प्रांत था और डेरियस प्रथम यहाँ से 360 टैलेंट इकाई है। टैलेंट का मतलब प्रतिभा नहीं है, टैलेंट का मतलब इकाई है, नहीं तो तुम सोचो कि ये प्रतिभा है। 360 टैलेंट सोना डेरियस प्रथम यहाँ से ले जाया करता था। किसके लिए? टैक्स के रूप में। तो दोस्तों ये डेरियस प्रथम का पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है, जिसके हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। अब डेरियस प्रथम के बाद दोस्तों क्या हुआ है कि डेरियस प्रथम के बाद फिर शासक बदले हैं, इनके लड़के जेरेक्सेस, जिसे जराक्लीज भी कहते हैं, इसके बाद अर्थजेरेक्सेस, ऐसे करके 3 शासक हुए। जेरेक्सेस, अर्थजेरेक्सेस फर्स्ट, अर्थजेरेक्सेस सेकंड, ये 3 शासक हुए। वो तीनों हैं योग्य शासक। इनका अंतिम शासक हुआ डेरियस तृतीय। डेरियस तृतीय दोस्तों ये था दारा प्रथम, इसका नाम दारा प्रथम भी बताया जाता है। और ये है दारा थर्ड, दारा तृतीय। ये दारा तृतीय अब ईरान का शासक है। और दोस्तों अब समय बदल कर आ चुका है लगभग 330 BC। भारत में भी बहुत सारे राजा महाराजा बदला चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों घनानंद का शासन है। ईरान में दोस्तों शासन है दारा तृतीय का, और घनानंद मगध का शासक है। यहाँ सिंधु नदी से लेकर, ये सिंधु नदी, इस सिंधु नदी से लेकर दोस्तों ये हमारी झेलम नदी तक। मैं यहाँ मैप बनाऊँ पहले तो, तब और अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों हमारे 5 नदियों का प्रदेश पंजाब। अब 5 नदियों की कहानी सुने। यहाँ ये हमारी है सिंधु नदी, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास। दोस्तों यहाँ पर अब शासक कौन है? यहाँ घनानंद है। ईरान में दारा तृतीय है। यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर ये झेलम नदी तक यहाँ का शासक है दोस्तों आम्भी। और झेलम से लेकर ये चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ का शासक है पोरस। दोस्तों यहाँ पर दारा तृतीय है, यहाँ पर सिंधु में आम्भी है, तक्षशिला का शासक है। ये तक्षशिला का शासक है। और यहाँ पोरस है। मगध में घनानंद है। यहाँ कंदरिया में कंदारिस, यहाँ पर पोरस का भतीजा है। और इधर चले तो यहाँ पर एक शशिगुप्ता नाम का शासक है, ये काबुल के पास। अब दोस्तों ये भारत की स्थिति है। हमने पढ़ा सबसे पहले हकमानियों ने भारत पर एक आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण असफल रहा। उसके बाद आक्रमण किया डेरियस प्रथम ने,
जिसका 20वां प्रांत पंजाब बना, और इसकी पुष्टि हेरोडोटस ने की। उसने बताया कि 360 टैलेंट सोना ये लेकर जाया करता था। उसके बाद दोस्तों शासक बना है दारा तृतीय। अब दोस्तों ये स्थिति है, और अब एक खतरनाक शासक की एंट्री भारतीय इतिहास में होने वाली है। दोस्तों बड़ा ही खतरनाक राजा है ये यूनानी राजा सिकंदर है। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि जो जीता वही सिकंदर। ये कहावत बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको कभी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सिकंदर ऐसा शासक था जिसने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। अब दोस्तों ईरान में दारा तृतीय है, काबुल में शशिगुप्ता है, तक्षशिला में आम्बी है, झेलम के पास, झेलम से लेकर चिनाब नदी के बीच पोरस है, घनानंद मगध का शासक है, कंदारिस यहाँ पर पोरस का भतीजा है। ये स्थिति है भारत की। और अब सिकंदर यूनान में जन्म ले रहा है, यूनान का शासक बना है। दोस्तों ये ईरान की घटना थी। अब यूनान की सुनो। ये यूनान है, यूरोपियन। इस यूनान में दोस्तों 359 के पास सिकंदर का जन्म हुआ। सिकंदर 359 बीसी के पास सिकंदर का जन्म हुआ है। और इसी समय इसके पिता फिलिप ने, फिलिप कंपनी का नाम नहीं है, फिलिप ने, दोस्तों फिलिप ने यूनान में अपना शासन जमाया है। और 359 में इसी समय पर सिकंदर का जन्म भी हुआ है। वो सिकंदर दोस्तों बचपन से ही पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे नशे कर लेता है और बहुत खतरनाक शासक है। और ये जब कप्तानी करता है अपने साम्राज्य की, तो ये एक फ़ायदा उठाता है भारत और ईरान की दुश्मनी का। ये फ़ायदा उठाते हैं यूनानी कि दोस्तों उसने देखा है सिकंदर ने कि यहाँ पर डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया, और मगध में घनानंद जैसा शासक है जो बहुत विलासी प्रिय शासक है, पूरे टाइम नशा करता है। उसने ये देखा है। और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है, यहाँ पर लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। और उसने सुन रखा है कि भारत में बहुत ज़्यादा धन है, बहुत रईस देश है भारत। तो उसने इन सब चीज़ों को सुन रखा है। और अब सिकंदर के हाथ में सत्ता है, कप्तानी है, और ये महेंद्र सिंह धोनी के टाइप का निकला है यहाँ से, राजा बनते से ही। और इसने फ़ायदा उठाया है ईरान का। ईरान में दोस्तों ये जैसे ही आया है सिकंदर, इसने यहाँ पर देखा कि शासक बदला रहे हैं एक के बाद एक, अयोग्य शासक। और जिस समय ईरान में दारा तृतीय है, उस समय सिकंदर ने दोस्तों 330 के पास की घटना है, ये आक्रमण किया है ईरान में सिकंदर ने। से सिकंदर निकला है और इसने यहाँ पर दारा तृतीय को परास्त कर दिया। ये दारा तृतीय खड़ा है, इसको परास्त कर दिया। और इसको हराने के बाद यहाँ से सिकंदर सीधा काबुल की ओर बढ़ा। तुर्की, यूनान तो जीत चुका है, ईरान भी जीत चुका है, तुर्की, और तुर्की के बाद दोस्तों यहाँ पर इसने जितने भी साम्राज्य थे सबको हस्तगित करते हुए ये जहाँ से निकला है काबुल की तरफ। तो काबुल में दोस्तों शशिगुप्ता है। वो शशिगुप्ता ने दोस्तों इसको आते देखते से ही एक दूत मंडल भेज दिया कि हम यूनानी राजा के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। ये शशिगुप्ता ने किया। यहाँ से दोस्तों जब ये निकला है तो यहाँ पर इसने एक एलेक्जेंड्रिया नाम पर अपना उपनिवास स्थान बनाया, एलेक्जेंड्रिया। यहाँ पर सिकंदर ने अपना उपनिवास स्थान बनाया, यहाँ पर कुछ दिन रुका और यहाँ से हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए अब सिकंदर निकला है
सिंधु की ओर। ये है दोस्तों सिकंदर का सिंधु प्रस्थान। सिंधु प्रस्थान ये यहाँ से अब सिकंदर भारत की ओर निकला है। अब दोस्तों यहाँ से इसने हिंदू कुश पर्वत को पार किया है और यहाँ तक्षशिला तक पहुंचा है। तो सिकंदर को पता है कि मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा तो यहाँ पर तक्षशिला का शासक आम्बी है, यहाँ पर पोरस है, इधर घनानंद है, उत्तर पश्चिम में भी कई छोटी छोटी रियासतें हैं। तो ये सारी रियासतें मिलकर सिकंदर को हरा सकती हैं। लेकिन भारत में राम से पहले विभीषण पैदा होते हैं। ये सोच सिकंदर की बिल्कुल सही थी, लेकिन तक्षशिला के शासक आम्भी, पोरस, घनानंद ये तीनों एक दूसरे से अनजान हैं। और दोस्तों तक्षशिला के शासक आम्भी ने ये सिकंदर को आते से देख ये भी चला गया है और इसने जाते से ही इसके सामने लोट मार दी। इसे लेट गया पैर सिर के बल, साष्टांग दंडवत। ये इसके साथ ही ये सब ऐसे लेट गए इसके सामने, सिकंदर के सामने। अब सिकंदर है, अब दोस्तों वो ये तक्षशिला के शासक आम्भी ने यहाँ पर इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को पूरा आश्वासन दिया कि युद्ध में अगर किसी भी प्रकार से आम्भी की सहायता चाहिए तो आम्भी आपके लिए हमेशा तैयार है। ये इस प्रकार की हरकत आम्भी ने की, इसीलिए आम्भी को भारत का पहला देशद्रोही माना जाता है। ये इसने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। ये भारत के शासक थे। सिकंदर इससे बहुत खुश हुआ। वो तक्षशिला में सिकंदर को अब आम्भी ने पार्टी दी है। आम्भी ने तक्षशिला में सिकंदर को पार्टी दी है और इसी तक्षशिला में दोस्तों चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण आम्भी से रुष्ट होकर यहाँ से सीधा निकला है, सीधा आया है ये घनानंद के पास। अब दोस्तों ये घनानंद के पास आया और घनानंद को इसने बोला कि महाराज आप बहुत शक्तिशाली हैं और भारत में मकदूनिया या मेसिडोनिया के शासक, यूनान के शासक सिकंदर का आक्रमण हुआ है और वो पूरा भारत जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तक्षशिला के शासक और काबुल के शासक ने उसके सामने घुटने टेक दिए। तो घनानंद का कहना है कि भाई हम युद्ध क्यों लड़ें, हमारे पास तो बहुत पैसा है। इसको पूरे टाइम नशा करने से फुर्सत नहीं, पूरे टाइम केवल एक ही काम है, नशा करना। भोग विलासिता में डूबा रहता है घनानंद और इससे कोई भी मतलब नहीं रहा सिकंदर से। इसने चाणक्य को बेइज्जत कर दिया। तब चाणक्य ने यहाँ से कहा है कि घनानंद एक दिन मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, एक दिन तेरी सत्ता को मैं मगध से उखाड़ फेंकूंगा। ये घनानंद को चाणक्य ने बोला है और चाणक्य यहाँ से निकले हैं, ये चाणक्य वापस निकले हैं। तो इसी स्थान पर एक बच्चा मिला है उसको, चाणक्य को। वो चाणक्य ने इस बच्चे को बोला कि और जहाँ कैसे, तो इसने कहा कि हमारी माँ यहाँ पर काम करती है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो चाणक्य ने बोला कि तलवारबाजी कर ले तो, कहता हाँ कर लेते हैं। इससे पूछा कि राजा बनना चाहते हो, कहता हाँ बनना चाहते हैं। और इस बच्चे को यहाँ से चाणक्य ने अपने साथ रख लिया, जिसका नाम आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सबसे खतरनाक पहला राजवंश मौर्य राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य, यही है मौर्य वंश का संस्थापक। इसी बच्चे को दोस्तों चाणक्य ने अपनी शरण में लिया है और इसी की मदद से आगे चलकर घनानंद की सत्ता को ये उखाड़ फेंकता है। तो दोस्तों यहाँ तक्षशिला तक पहुंचा है सिकंदर। यहाँ पर मस्त पार्टी चल रही है, पूरे यहाँ पर व्यवस्थाएं करवाई है आम्भी ने और पूरा आश्वासन दिया है कि ठीक है हम युद्ध में आपका साथ देंगे। अब दोस्तों जब सिंधु नदी के पास सिकंदर आया है
तो सिंधु के इस मुहाने के पास यहाँ पर सिकंदर ने इस सागर को देखा है। जो हमारा सागर है, हम देखें कि हमारा जो अरब सागर है, इस हिस्से को सिकंदर ने देखा है। और सिकंदर था दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला, उसे प्राकृतिक विज्ञान और भूगोल बहुत पसंद थे। तो उसने यहाँ पर बहुत अपनी रुचि दिखाई और इस समुद्र को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने अपने सेनापति नियारकस, ये सिकंदर का जल सेनापति था, नियारकस की अध्यक्षता में, नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा भेजा है कि जाओ इस सागर का पता लगा कर आओ। ये यहाँ पर सिकंदर ने भेजा है। और दोस्तों यहाँ से सिकंदर की सेना अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। इसकी पहली कमान, अब सेना दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक का नाम हेराडिसिस ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, और एक कमान सिकंदर ने खुद संभाली है, ये सिकंदर है। और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सिकंदर ने एक कमान खुद संभाली और एक दे दी है अपने दो सेनापतियों को। सेल्यूकस निकेटर भी इनका एक सेनापति है और जल सेनापति इसका नियारकस है, और भूखे फैला सिकंदर का प्रिय घोड़ा है। अब जब दोस्तों यहाँ से सिकंदर निकला है तो पोरस के पास सिकंदर ने एक दूत मंडल भेजा कि जाओ और झेलम के राजा पोरस से ये कहो कि सिकंदर का आक्रमण हुआ है, या तो आत्मसमर्पण कर दे या तो युद्ध में सिकंदर को परास्त कर दे। अब दोस्तों सिकंदर ने ये बोला है पोरस के पास, तो पोरस ने भी करारा जवाब भेजा है कि हम यूनानी शासक का दर्शन रणभूमि में ही करेंगे। और दोस्तों इससे सिकंदर बहुत क्रोधित हुआ है। सिकंदर को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी है और ये काम किया है भारत के महान शासक पोरस ने। पोरस भारत का पहला सबसे महान और देशभक्त शासक माना जाता है, लेकिन जातिवाद के चक्कर में पोरस का नाम ही नहीं चलता इतिहास में। इतना बड़ा शासक है दोस्तों, इसने सिकंदर को चुनौती दी है, सिकंदर से युद्ध किया इसने, लेकिन इसका नाम इतिहास में चलता नहीं है जातिवाद के चक्कर में। अब दोस्तों आम भी साथ है और यहाँ से सिकंदर निकल चुका है, यहाँ से पोरस की सेना निकल चुकी है। ये सिकंदर की सेना, ये पूरी सिकंदर की सेना है। इधर से आई है दोस्तों पोरस की सेना। और यहीं पर युद्ध हुआ है दोस्तों हाइडेस्पेसिज या झेलम या बितस्ता का युद्ध। पोरस वर्सेस सिकंदर, दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। ये सिकंदर है, ये सिकंदर है, ये पोरस है। दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। बीच में एक नदी भी है झेलम। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। यहाँ पर सिकंदर है, दो खतरनाक सेनापति सिकंदर के साथ सेल्यूकस निकेटर है और नियारकस है। पोरस की तरफ से पोरस अकेला है, इसके साथ शशिगुप्ता और भारत का देशद्रोही शासक आम्भी भी है। अब दोस्तों दोनों हैं आमने सामने हैं, दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने लगभग 4 महीने तक रही। लगभग 4 महीने तक दोनों की सेनाएं आमने सामने रही, लेकिन न सिकंदर की हिम्मत है कि वो पोरस पर आक्रमण कर दे, न पोरस की हिम्मत हो रही है कि वो सिकंदर पर आक्रमण कर दे। लेकिन ये सारी सिकंदर की चाल थी। सिकंदर ने दोस्तों 4 महीने वेट किया बरसात का, क्योंकि झेलम का ढलान इस साइड है, ये झेलम के पास का युद्ध है।
झेलम का ढलान इस तरफ था। जैसे ही दोस्तों बरसात हुई, यहाँ से पूरा पानी इस पाले में भरना शुरू हुआ और पोरस के जितने भी हाथी थे सारे के सारे उस पानी में, उस कीचड़ में फंस गए। और इतने में सिकंदर ने धोखे से आक्रमण किया और आक्रमण करते से पोरस को युद्ध मैदान में जिंदा बंदी बना लिया गया। वो जिंदा बंदी बनाने के बाद पोरस को महाराजा सिकंदर के पास ले जाया गया, जहां पर सिकंदर ने पूछा कि बताओ पोरस तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया कि हे यूनानी शासक, मेरे साथ वही किया जाए जो एक राजा एक दूसरे राजा के साथ करता है। तो इस वाक्य को सुनकर, इस सेंटेंस को सुनकर सिकंदर बहुत खुश हुआ और सिकंदर ने ये तक्षशिला से लेकर झेलम नदी तक का पूरा शासन यहाँ पर पोरस को सौंप दिया। आम भी मुंह देखता रह गया। आम भी ने सोचा था कि हो सकता है कि पोरस को ये सिकंदर खुश हो जाएगा और मुझे राजा महाराजा बना देगा, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरा राज्य पोरस को दे दिया। और पोरस के दोस्तों इस युद्ध में 9 घाव लगे थे। 9 घाव, 9 तीर लगे थे पोरस को। इतना घायल हुआ था पोरस, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। इतना खुश हुआ सिकंदर कि सिकंदर ने पूरा साम्राज्य दे दिया अपने पोरस को। और पोरस को साम्राज्य देने के बाद ये रावी नदी पर पहुंचा है दोस्तों। रावी नदी पर यहाँ पर सिकंदर पहुंचा है। यहाँ पर कंदारिस, ये मैंने अभी बताया था, कंदारिस यानी पोरस का भतीजा, कंदारिस नाम के स्थान है, एक जगह पर साम्राज्य छोटा सा, वहाँ पर इसका भतीजा है। इसके भतीजे ने छोड़कर ही भाग गया साम्राज्य। खाना खा रहा था, खाना खाते में ही चप्पल अप्पल पहन के छोड़ के भाग गया और इसने यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ पर भी सिकंदर का कब्जा हो गया। अब दोस्तों जैसे ही सिकंदर और आगे बढ़ने के लिए निकला है, लगभग यहाँ पर 325 लग चुका है और ब्यास नदी पर पहुंचा है पोरस, वो सिकंदर ब्यास नदी पर। ये सिकंदर ब्यास नदी पर पहुंचा है और यहाँ से दोस्तों इसके सैनिकों ने और इसके सेनापतियों ने ये मना कर दिया कि महाराज अब हमसे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। अब मना कर दिया युद्ध लड़ने से। कहा कि महाराज अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। 20 साल हो चुके हैं युद्ध लड़ लड़कर। कई सैनिकों के अंग भंग हो चुके हैं, कई सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है, घर की याद आ रही है। और इस साइड जो सेना है घनानंद की, ये बहुत खतरनाक सेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सुन रखा है कि 1-2-3 लाख की सेना हुआ करती है नंदों के पास। महापद्मानंद के बारे में सुन रखा है। तो सिकंदर की सेना की अब हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे बढ़ा जाए, कि धन के लालच में महाराज हमने इतना आक्रमण किया है, इतना हमने विस्तार किया है, ठीक है यहाँ तक ब्यास नदी तक, अब हम के वापस लौट चलें। तो यहाँ से सिकंदर इतनी मेहनत से पूरा जीतता हुआ आया। यूनान, ईरान, तुर्क, इराक, काबुल, कांधार, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान का ये पूरा हिस्सा और भारत में आगे बढ़ रहा है, तो सैनिकों ने मना कर दिया। इससे दोस्तों सिकंदर इतना रुष्ट हुआ कि सिकंदर की तबीयत खराब हो गई। सिकंदर बहुत क्रोधित हुआ, रुष्ट भी हुआ, क्रोधित भी हुआ, नाराज हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर सिकंदर कह रहा है अपने सैनिकों से कि मैं वो राजा हूँ जिसे आज तक किसी ने नहीं हरा पाया, जिसे आज तक किसी ने युद्ध में आमने सामने मात नहीं दे पाया। उस राजा को आज उसकी सेना ने हरा दिया। मैं उन कायरों के सामने ये स्पीच दे रहा हूँ, ये मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ जिन्होंने अपने ही राजा को हरा दिया और इन कायरों ने युद्ध में अपने राजा का साथ छोड़ दिया। ये बोलकर दोस्तों सिकंदर बहुत नाराज हुआ है, बहुत रुष्ट हुआ है, खफा हो गया सिकंदर। अब दोस्तों सिकंदर
यहाँ से वापस लौटने का निश्चय करता है। यहाँ से आया है उसी रास्ते से वापस जाता है। यहाँ पर पूरा राज्य पोरस को दे दिया और कुछ राज्य को उसने सेल्यूकस निकेटर को और कुछ राज्य नियार्कस को दे दिया। भूखे फेला की यहाँ मृत्यु हुई थी तो सिंधु नदी के पास उसके नाम का एक गांव बनाया। झेलम नदी पर अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की। और दोस्तों सिकंदर ने ये पूरा साम्राज्य अपना पोरस को सौंप दिया है और यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। बहुत रुष्ट है, बहुत नाराज है बेचारा। इतनी मेहनत से उसने पूरा जीता था। मात्र उसकी उम्र 30 से 31 साल है। 33 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 325 के आसपास वो यहाँ से लौट रहा है वापस। 325 के पास वो यहाँ से वापस लौट रहा है ब्यास नदी से। बहुत रुष्ट है। अब दोस्तों उसका जो साम्राज्य है इतना बड़ा, उसका करे क्या? तो उसने कुछ जल सेनापति को दिया है, कुछ उसने पोरस को दे दिया है और कुछ उसने दिया है नियार्कस को। और दोस्तों 19 माह का प्रवास सिकंदर का, भारत प्रवास 19 माह का रहा और सिकंदर ने यहाँ से जाने का फैसला किया है। यहाँ से जाते हुए 323 BC में इस महान विश्व विजेता का दोस्तों महापरिनिर्वाण हो गया। बहुत सम्माननीय व्यक्ति है सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु पर दोस्तों बहुत शोक मनाया गया। 33 साल की उम्र में इस विश्व विजेता की मृत्यु हो गई। और दोस्तों सिकंदर ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे धोखा उसी के शासक देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब घनानंद है, यहाँ पर पोरस है, यहाँ सिकंदर की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों ये भारत में पहली बार आक्रमण था यूनानियों का या यूरोपीय आक्रमण। और पहली बार अगर हम बात करें विदेशी आक्रमण की तो वो था साइरस का या हकमानियों का। तो दोस्तों बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।